नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज हमारे सामने 9वीं कक्षा का पहला अध्याय है, पहला पाठ है दो बैलों की कथा, और जिसके लेखक है सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार, कथाकार के रूप में जाना जाता है। यथार्थवाद से आदर्शवाद की ओर चलने वाले, यथार्थ की धरातल के ऊपर पूरे भारत के ग्रामीण पृष्ठभूमि को उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से उकेरा है, स्पष्ट रखा है। मुंशी प्रेमचंद, जिनके बचपन का नाम धनपत राय था, का जन्म 1880 में बनारस के पास लंबई नामक गांव में हुआ। लगातार साहित्य की सेवा करते हैं, स्वाभिमान के धनी, गरीबी में पूरा जीवन व्यतीत किया करते हैं। बचपन में ही पिताजी है, उनका साया सिर से उठ जाता है। संघर्ष करते हैं, जैसे तैसे बीए की परीक्षा पास करते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं, लेकिन स्वाधीनता का जो उनके अंदर जो स्वाभिमान भरा था, देश को आजाद कराने की उनकी जो ललक थी वो बहुत ज्यादा थी। और यही कारण था कि 1920 का जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उसी स्वतंत्रता की भावना के लिए उन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उनका साहित्य है एक आजादी के लिए अपने आप में समर्पित है। साथ ही कृषक की जो दयनीय अवस्था है, दलित समाज है, स्त्री है, मजदूर है, उसके ऊपर उनकी कलम चली है। उनका यथार्थ चित्रण मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। उनके द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं, चाहे वो रंगभूमि है, करबला है, रंगभूमि के साथ निर्बला है, गोदान है। गोदान उनका ग्रामीण जीवन का एक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। गोदान उनका अंतिम उपन्यास है, और केवल उपन्यास ही नहीं 200 से अधिक उनकी जो कहानियां हैं वो मानसरोवर के अलग अलग 8 खंडों में संकलित हुई हैं, उनका संकलन किया गया है। और उनकी जो कहानियां हैं वो भी ग्रामीण जीवन के ऊपर आधारित हैं। कफन है, पूस की रात है, 2.5 सेर गेहूं है, इस प्रकार की उनकी जो कहानियां हैं वो भी यथार्थ के धरातल पर आधारित हैं। हमारी जो आज की जो कहानी है वो दो बैलों की कथा को लेकर के है। दो बैलों के माध्यम से भी वो उसी परंपरा का निर्वहन करते हैं, आजादी के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, और आजादी के लिए क्या है, संघर्ष करना पड़ता है। आज की कहानी के ऊपर, आज की कथा के ऊपर हम चर्चा करें तो मुख्य जो बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। पहला इसका जो मूल बिंदु है, कृषक वर्ग और पशुओं के भावनात्मक संबंधों को दर्शाना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषक और पशुओं का आपसी जो रिश्ता है वो गहन रिश्ता है, भावनात्मक रिश्ता है। अपने बच्चे की तरह कृषक है वो लगाव करता है। और इस कहानी में भी इस प्रकार से देखा जा रहा है कि दोनों बैल, हीरा और मोती नामक जो बैल है, वो उनका जो मालिक है झूरी, उसके साथ खेतों में काम करते हैं, और झूरी भी उनसे अथाह स्नेह करता है, उनको अच्छा खाने को देता है। तो लेखक मुंशी प्रेमचंद इसके माध्यम से यही दर्शा रहे हैं, कृषक और पशुओं का भावनात्मक रिश्ता है। दूसरा, यहाँ क्योंकि वह उस समय देश गुलाम था और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी कि हमें स्वाधीनता के लिए, आजादी के लिए, अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के बिना आजादी नहीं प्राप्त की जा सकती। बिना त्याग और बलिदान के, संघर्ष के हम आजादी प्राप्त नहीं कर सकते। इस कथा के माध्यम से लेखक यह भी दर्शाना चाहता है। और साथ ही हमारी जो भारतीय परंपरा है, कथा कहानियों की परंपरा है, वो क्या है कि हितोपदेश और पंचतंत्र की जो कहानियां थी, जो पक्षियों के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से हम इंसानों को संदेश देती हैं, उसी नीति उपदेशों के द्वारा, उसी कथा कहानी को, हितोपदेश और पंचतंत्र की जो परंपरा है उसको भी सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने आगे बढ़ाया है। तो हम इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से पढ़ेंगे और इनका जो मूल संदेश है उसके ऊपर हम बात करेंगे। कथा के जो मुख्य पात्र हैं हीरा और मोती हैं, दोनों की जो जोड़ी है, हम यूं कहें कि रामायण के जो राम लक्ष्मण हैं, इसी प्रकार से दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखने में वो पशु हैं, लेकिन मनुष्य से भी कहीं अधिक
और एक दूसरे के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा भावना है, गहरी मित्रता है, एक दूसरे का सहयोग करने में तो वो मनुष्य से भी कहीं आगे चले गए हैं। इस कहानी के दोनों जो बैल हैं वो दोनों मुख्य पात्र हैं। साथ ही जो झूरी है वो हीरा और मोती का मालिक है। झूरी का साला इसमें दर्शाया जाता है एक स्थान पर। दड़ियल नामक जो कसाई है उसको दर्शाया गया है। भैरव की लड़की है जो कि उसके सौतेली माँ के व्यवहार से वह भी दुखी है और बैलों की इसमें मदद करती है, सहयोग करती है। तो आइए हम बात करते हैं, कथाकार लेखक मुंशी प्रेमचंद जी कथा को शुरू करते हैं तो उस निरीह प्राणी से, मुख प्राणी गधे से शुरू करते हैं। गधे को जानवरों में सबसे निम्न माना जाता है, सबसे निम्न दर्जे का माना जाता है। इस प्रकार से लेखक का मानना है कि गधा है उसको निम्न माना जाता है, कमजोर माना जाता है, बेचारा माना जाता है। और इसकी दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सबसे उसमें धैर्य की पराकाष्ठा है। उसके चेहरे पर हमेशा विषाद बना रहता है, निराशा बनी रहती है। लेखक का ये मानना है कि केवल बैसाख का जो महीना है उसी में थोड़ी बहुत किलोल कर लेता है, अर्थात खेल लेता है, वो लोट पलोट कर लेता है। इसके बावजूद उता उम्र उसके जीवन में एक प्रकार से विषाद रहता है, उसाद रहता है और उसे हम नीचा माना जाता है। इसके साथ ही लेखक कहते हैं, ये दर्शाते हैं कि गधे के साथ साथ जो गाय है वह भी कुछ अपना जो भयंकर रोल है वो कर लेती है, भूमिका वो भयंकर भूमिका में आ जाती है। कब जब वो बछड़े को जन्म देती है तो सिंहनी का रूप कर लेती है, अर्थात वह भी अपना विरोध दर्शाती है। ठीक इसी प्रकार से लेखक ने एक और जानवर की यहाँ चर्चा की है। जो बैल है उसको बछड़े का ताऊ बोला जाता है, अर्थात उसको भी कम माना जाता है, लेकिन गधे को अव्वल दर्जे का निम्न माना जाता है। बछड़े का ताऊ अर्थात बैल को कम माना जाता है, लेकिन चाहे वो गधा है, बैल है, ये अपने आप में कार्य करने वाले हैं। यहाँ लेखक दर्शाना क्या चाहता है? लेखक ये दर्शाना चाहता है कि गधा है वो दिन रात मेहनत करता है, किसी से कुछ भी वो मांगता नहीं है, अपने विरोध को प्रकट नहीं करता है, उसके बावजूद इसे निम्न क्यों माना जाता है? अगर धैर्य में देखा जाए, गुणों में देखा जाए, सहनशीलता में देखा जाए तो ऋषि महर्षियों से भी आगे चले जाता है। ऋषि महर्षियों में क्या गुण थे? ऋषि महर्षि थे वो क्षमाशील थे, धैर्यवान थे, संतोषी उनका जीवन था। और लेखक ने यही दर्शाया है कि गधे में वो सारे गुण हैं। कहने का मतलब क्या है लेखक का? लेखक यही कहना चाहता है कि जो गधा है हमें उससे कमतर आंकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसका जो जीवन है सरल है, सहज है, सहनशील भरा है और दिन रात मेहनत करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से बैल है वो भी दिन रात मेहनत करता है। कोल्लू का बैल बोलते हैं ना कि दिन रात मेहनत करने वाला। कोल्लू के चारों ओर बैल चलते थे, लगातार मेहनत करते रहते थे। तो पशुओं के माध्यम से, यहाँ जानवरों के माध्यम से और उन गुणों के माध्यम से लेखक ने अपनी कहानी का आरंभ किया है। और हम बात कर रहे थे हितोपदेश और पंचतंत्र की जो परंपरा, उस परंपरा का निर्वहन किया है। आइए हम बात करते हैं मोती और हीरा की। मोती और हीरा दोनों बैल थे, जवान बैल थे, मजबूत कद काठी के थे, मिलकर वो खेत में काम करते थे। उनका जो माली है झूरी है, झूरी उनसे अथाह मोहब्बत करता था। और झूरी के अनुसार मोती और हीरा है वो दोनों पछाई, पशुओं की एक नस्ल है पछाई, और बहुत ही दमदार ये नस्ल है, शानदार ये नस्ल है। दोनों मेहनत करते हैं और इस प्रकार से इनकी दोस्ती इतनी, मित्रता इतनी है कि हर इंसान भी उनकी जो मित्रता है उनके ऊपर बलिहारी जाता है, वो भी अपने दांतों तले उंगली दबा करके रह जाता है। कितनी गहरी मित्रता, एक मित्र दूसरे के लिए इतना आश्रित, एक दूसरे का सहारा बनता है, सहयोग बनता है। लेखक इसमें बताता है कि जब भी हीरा और मोती के ऊपर झूरी के द्वारा उनके ऊपर कुछ लादा जाता था चारा आदि, तो वो सोचता कि मैं अपने कंधे पर ले लूं। मोती समझता था कि मैं अपने कंधे पर उसके सारे वजन को ले लूं। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। हीरा और मोती ने उस बात को, उस गाने को साकार किया है।
दोनों मांद में खाते थे। मांद क्या होती है? जहाँ पशुओं को चारा आदि डाला जाता है। तो दिन भर खेत में काम करने के बाद जब वो मांद के पास जाते थे तो मोती ये सोचता था कि पहले हीरा खाए और हीरा ये सोचता था कि मोती खाए। इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। तो इस प्रकार से उनकी गहरी मित्रता थी। झूरी भी उनसे अथाह मोहब्बत करता था। उनको खेत में जोतते समय और दूसरे कामों में उनका पूरा सहयोग करता था। लेकिन क्या होता है कि झूरी है एक बार हीरा और मोती को अपने साले के यहाँ दे देता है काम करने के लिए। तो झूरी का जो साला है दोनों बैलों को ले जाता है, लेकिन वहां पर इनको खाने को अच्छा नहीं मिलता है, उनका वहां पर मन नहीं लगता है। तो हीरा और मोती है दोनों वहां से जबरदस्ती विरोध करके वापिस आ जाते हैं। और दिन निकलते ही दोनों है वो थान का शब्द का प्रयोग किया गया है। थान क्या होता है? थान जहां पर पशुओं को बांधा जाता है, पशुओं को रखने का जो स्थान है उसको थान बोला जाता है। तो दोनों थान में खड़े हैं। तो झूरी उनको देख करके प्रसन्नचित हो जाता है। हालांकि झूरी की जो पत्नी है उनके ऊपर डांट लगाती है, व्यंग्य करती है, लेकिन झूरी उनको देखकर प्रसन्नचित हो जाता है। झूरी का जो साला है उन दोनों को लेने के लिए आता है और अब की बार वो गाड़ी साथ लेके आता है। तो हीरा और मोती को गाड़ी से बांध करके वापिस ले जाता है और वहां जाकर के उनको सजा देता है, पीटता है, 2-3 दिन उनको खाने को नहीं देता है और खेत में उनको लगातार उनसे मेहनत करता है, काम करवाता है। हीरा और मोती दोनों परेशान हो जाते हैं कि एक ऐसा आदमी है तो एक प्रकार से कसाई है, हमने ऐसा झूरी का हमारे मालिक का क्या बिगाड़ा तो जो ऐसे इस प्रकार के आदमी के यहाँ पर हमें बेच दिया। लेकिन जैसे तैसे करके वहां से वो फिर वापिस आ जाते हैं और रात को वापिस आकर के अपने मालिक झूरी के यहाँ पर वापिस आ जाते हैं और एक बार फिर उनको पीटा जाता है। लेकिन अब की बार झूरी का जो साला है उनको मोटी रस्सी से बांध करके ले जाता है, 2-3 दिन खाने को नहीं देता है और दोनों बेचारे एक दूसरे से बात करते हैं कि हमने ऐसा क्या बिगाड़ा है, हम दिन रात मेहनत करते हैं, कुछ अलग से हम खाने के लिए मांगते नहीं। तो ये क्या दर्शा रहा है कि जब आप स्वाभिमान का जीवन व्यतीत करते हैं तो आपको संघर्षों से दो हाथ होना पड़ता है। हीरा और मोती के द्वारा इस प्रकार से बार बार झूरी के द्वारा अपने साले के पास जाना और साले के द्वारा उनको बार बार प्रताड़ित करना, उनका शोषण करना, ये दर्शाता है कि आप अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, आपको संघर्षों से गुजरना पड़ेगा। यहाँ भैरव की लड़की का प्रकरण यहाँ लेखक मुंशी प्रेमचंद जी दर्शाना चाहते हैं। दोनों रस्सी तोड़ने का प्रयास करते हैं और भैरव की लड़की है, छोटी बालिका है, जो कि वह भी अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से बेचारी प्रताड़ित है, वो रोटी लेके आती है। उन दोनों मूक जानवरों को, हीरा और मोती को, वो रोटी खिलाती है। हीरा और मोती की उस रोटी से तो भूख तो शांत नहीं होती, लेकिन उनके हृदय को एक शांति मिलती है कि इस बालिका ने हमारी जो हृदय की जो पीड़ा है, वेदना है, उसको स्वीकार किया। सांझ जब होती है तो वो दोनों उसको तोड़ने का प्रयास करती हैं। तो हीरा की जो भैरव की लड़की है उनके पास आती है, खड़ी होती है और इधर उधर देख करके उनकी जो रस्सी है वो खोल देती है। और हीरा और मोती दोनों समय को देख करके, समय की नजाकत को देख करके, वक्त को पहचान करके एकदम वहां से दौड़ते हैं और दौड़ लगा करके वो वापिस आने का प्रयास करते हैं। और वहां से झूरी का जो साला है उसके खेतों से, उसके गांव से छुटा करके अपने गांव अर्थात झूरी के यहाँ आने का प्रयास करते हैं और वहां से बच आते हैं। रास्ते में क्या देखते हैं कि रास्ते में मटर से भरा हुआ खेत है, दोनों को भूख लगी हुई है, दोनों थके हुए हैं और उस मटर के खेत में हीरा और मोती घुस जाते हैं। मन लगा करके, जी भर करके वो वहां मटर खाते हैं। लेकिन यकायक क्या देखते हैं कि चारों ओर से जो जमींदार है, जो किसान है, उनको घेर लेते हैं और घेर करके बांध करके कांजी हाउस क्या होता है? मवेशी, जहां पर आवारा जो पशु हैं, जानवर हैं, उनको बांधा जाता है, उसको कांजी हाउस बोला जाता है। कांजी हाउस मवेशी खाना, मवेशी जहां पर रखे जाते हैं, दोनों को वहां पर कैद कर दिया जाता है।
और दोनों सोचते हैं कि क्या है, एक मुसीबत से हटते हैं तो दूसरी मुसीबत सामने आती है। हीरा और मोती दोनों एक दूसरे से चर्चा करते हैं। यहाँ पर मोती है उग्र स्वभाव का दर्शाया गया है, जिस प्रकार से लक्ष्मण हमेशा तुरंत निर्णय लेता है, लेकिन राम है वो धैर्यशील है। तो ठीक इसी प्रकार से हीरा और मोती हैं, दोनों राम लक्ष्मण के समान हैं। मोती एकदम निर्णय लेता है, उसका जो गुस्सा है एकदम दिखाई देता है, लेकिन हीरा है वह धैर्यवान है, हर बात को विवेक से सोच समझ करके वो निर्णय लेता है और साथ में मोती को भी समझाता है। तो कौंजे हाउस में जाकर वो क्या देखते हैं, वहां पर भेड़ हैं, बकरियां हैं, घोड़ियां हैं, गधे हैं, वो सारे के सारे बांध उसमें कैद किए हुए हैं, जेल के अंदर डाल दिए गए हैं और उनकी जो अवस्था है बिल्कुल दयनीय अवस्था हो गई है, मरणासन हो रहे हैं। मोती हीरा को कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, इस प्रकार से इनकी दयनीय दशा हो गई है, मरणासन हो गए हैं, ये यहाँ से निकलने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे। तब हीरा है मोती को समझाता है कि जो आजादी है, स्वाधीनता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, पलायनवादी से आजादी नहीं मिलती है। तो यहाँ लेखक यही दर्शाना चाहता है कि जंग आजादी के लिए हमें त्याग करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के आजादी प्राप्त नहीं कर सकते। एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से लेखक यही दर्शाना चाहता है और देशवासियों को संदेश देना चाहता है कि हमें आजादी के लिए एकजुट होना पड़ेगा और लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के हम आजादी प्राप्त नहीं कर सकते। और ये बात उन्होंने हीरा और मोती के माध्यम से दर्शाई है। साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि मुंशी प्रेमचंद की एक जो कहानियों की जो पुस्तक थी वो प्रकाशित नहीं हुई थी। क्या नाम है उसका? हाँ, उसका नाम था सोजे वतन, क्योंकि उसमें इस प्रकार की कहानियां थी जो अंग्रेजों के खिलाफ थी, जो बगावत का, जो विरोध का स्वर मुखरित कर रही थी, और वो सोजे वतन अंग्रेजों ने प्रकाशित नहीं होने दी, उसको बैन कर दिया था। तो इस प्रकार से पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियों के माध्यम से देश के लोगों को आजाद कराने के लिए प्रेरित कर रहे थे, और दो बैलों की कथा के माध्यम से भी लेकर उसी आजादी के लिए देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। तो हीरा और मोती दोनों क्या करते हैं, दोनों मुख्य भाषा में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और वो जो दीवार है उस दीवार को तोड़ने का मोती प्रयास करता है। वो अपने नुकीले सिंगों से उसके ऊपर बार बार प्रहार करता है, तो उसकी जो उसको जो लिपा हुआ है वो उसके ऊपर की जो एक परत है वो टूट के गिर जाती है, उसका प्रयास सार्थक होता है। लेकिन शाम का समय होता है कि वहां का जो मालिक है वो आता है और देखता है कि सारे के सारे जानवर आराम से बैठे हैं, हीरा और मोती दोनों खड़े हैं, तो अपने डंडों से प्रहार करता है मोती के ऊपर, और मोती फिर वो वहां से चला जाता है। हीरा और मोती फिर बात करते हैं कि स्वाधीनता के लिए तो हर प्रकार का संघर्ष है, हर प्रकार की जो सजा के लिए तैयार रहना होता है, लेकिन जो ही रात्रि का समय होता है दोनों बराबर प्रयास करते हैं और एक के बाद एक इस प्रकार से जबरदस्त प्रहार करते हैं, और उस प्रहार का ये नतीजा होता है, ये परिणाम होता है कि दीवार एकदम गिर जाती है, और गिरते ही वो सारे जो जितने भी जानवर थे जो कौंजे हाउस में कैद कर लिए थे वो सारे बेचैन से पड़े थे, मरे हुए से पड़े थे, सबके अंदर एकदम बिजली जैसा करंट लगता है, सारे एकदम सावधान हो जाते हैं। और क्या देखते हैं कि जो सबसे पहले जो घोड़ियां थी वो उस मवेशी खाने से बाहर निकलती हैं, फिर भेड़ और बकरियां वो निकल जाती हैं। लेकिन हीरा और मोती क्या देखते हैं कि जो गधे थे वो गधे अब भी पड़े हैं, उनके अंदर किसी प्रकार से सजगता नहीं है, वो उसके अंदर इतनी जागृति नहीं है, वो सोच रहे हैं पड़े पड़े क्या करेंगे, बाहर जा करके हमें फिर से कैद होना पड़ेगा। तो इन गधों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी यही संदेश देना चाहते हैं कि जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, और उन्हीं के कारण है हमें गुलामी की राह देखनी पड़ती है, और ऐसे लोगों को बार बार प्रेरित किया जाता है, उन लोगों को उकसाया जाता है, उनकी भावनाएं प्रेरित की जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से कौंजे हाउस के गधों के माध्यम से लेखक ने दर्शाया है। हीरा और मोती दोनों को बराबर प्रयास करते हैं और उनको खड़ा करते हैं और उनको वहां से भगा देते हैं, लेकिन दोनों सबको आजादी देने वाले हीरा और मोती हैं, फिर से कैद हो जाते हैं, उनको डंडों की मार पड़ती है, दिन निकलता है और कौंजे हाउस का जो मालिक है उन दोनों को कसाई दड़ियल नामक जो कसाई है उनको बेच देता है।
आप देख रहे हैं हीरा और मोती लगातार संघर्ष करते हैं अपने मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, लेकिन वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, संघर्षों का सामना करते हैं, संघर्षों से कहीं समझौता नहीं करते। कांजी हाउस के बाद दड़ियल उनको ले जाता है। दड़ियल जो कसाई है उनको खाने के लिए कुछ नहीं देता है, बेचारे मरणासन से हो जाते हैं, उनकी हड्डियां निकलने शुरू हो जाती हैं। दड़ियल उनको ले जाता है बेचने के लिए, लेकिन क्या देखते हैं, बार बार प्रयास के बाद मोती और हीरा है दोनों में एकदम चमक आती है। वो क्या देखते हैं कि वही रास्ते जहां से वो गुजरे हुए हैं, और धीरे धीरे क्या देखते हैं कि अपना जो मालिक है झूरी के जो खेत हैं उसी रास्ते में, और उनके अंदर एकदम सजीवता आ जाती है, जी में जी आ जाता है, जान में जान आ जाती है। आप देखेंगे कि पूरे इस पाठ में, कथा में अनेक मुहावरों का यहाँ लेखक ने प्रयोग किया है। 9 2 11 होना, बच्चा का ताऊ है, जी में जी आना, मेहनत करना, पलायन न करना, ऐसे मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। तो एकदम जी में जी आता है, जान में जान आती है। और वो क्या देखते हैं कि एकदम दड़ियल से छुड़ा करके अपने मालिक के पास जाते हैं, और मालिक के पास जाकर के जितने भी बच्चे हैं उनका स्वागत करते हैं। जैसे कि जो वीर होते हैं, वीर कोई बड़ा बलिदान का कार्य करके आते हैं, बड़ा शौर्य और पराक्रम का कार्य करके आते हैं, तो आसपास के बच्चे हैं, स्त्रियां इकट्ठे हो जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए चारा भूसा इस तरह की रोटियां लेकर के आते हैं, और बच्चे सीटियां बजा करके अपनी खुशी का इजहार करते हैं। दड़ियल उनके पास में आता है, लेकिन मोती है उसे टक्कर मार करके उनको भगा देने का काम करता है और वापिस आ जाता है। दड़ियल अपनी खिद उतारने के लिए दूर खड़ा उनको गाली गलौज देता है। झूरी है उनका स्वागत करता है, और स्वागत के साथ में उनका आलिंगन करता है। तो हम इस पूरी कहानी के माध्यम से क्या दर्शा रहे हैं कि हीरा और मोती हैं, दोनों में स्वाभिमान है, शौर्य है, पराक्रम है, दोनों में गहरी मित्रता है, और उस मित्रता के आगे हर इंसान कायल है कि ऐसी मित्रता हो। दूसरा इसमें लेखक ने क्या दर्शाया है कि पशुओं और जो कृषक है उसका भावनात्मक रिश्ता है। बार बार उनको बेचने के बावजूद भी वापिस अपने मालिक के पास आना, तो ये क्या दर्शाता है कि पशुओं में भी मनुष्य की तरह भावनाएं होती हैं, उनके अंदर एक भावनात्मक रिश्ता होता है जो कभी भी अलग नहीं होता। हीरा और मोती के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आजादी के लिए बार बार प्रयत्न दिखाया गया, दर्शाया गया है, चाहे काजी हाउस की बात है या दड़ियल को बेचने की बात है या झूरी का साला उनको ले जाता है, तो अपनी आजादी के लिए लगातार वो मेहनत करते हैं। कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि हमें आजादी के लिए प्रयास करती है। गहरी मित्रता को यहाँ दर्शाया गया है। कृषक समाज और पशुओं के बीच का जो नाता है, भावनात्मक रिश्ता है, उसको दर्शाया है, और हमें लगातार संघर्ष करना चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणा 2 बैलों के माध्यम से दी है। तो ये महत्वपूर्ण जो कथा है लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई, रची हुई, आपको समझ में आई होगी। एक प्रकरण, ये बहुत ही सुंदर प्रकरण के माध्यम से दर्शाया है। इस पूरी कथा को आप समझेंगे। और मुंशी प्रेमचंद जी जो कि एक यथार्थवादी, एक सुप्रसिद्ध कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, उनकी जो शैली है, मुहावरेदार शैली है, वो भी आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।